छोटा बेटा था जो मैं उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, इतनी मैं ना समझ रही हूँ। मेरा आदमी भी चला गया, बच्चा नहीं रहा दुनिया में। मेरे मरे हुए बच्चे का 4 लाख रुपया लेना चाहते थे सर। जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध होने के बाद उसका एक मोटिव होता है, क्योंकि बिना मोटिव के कोई अपराध हो नहीं सकता। ऐसे ही एक अपराध हुआ है उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में। खोड़ा कॉलोनी है। खोड़ा कॉलोनी में एक लड़का जिसका नाम असद होता है, असद ने अपने ही दोस्त सूर्या को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या हो जाती है। हत्या के बाद फिर ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। इस घटनाक्रम में अभी इसमें क्या मोटिव है क्या नहीं है ये तो नहीं पता चल पाया। यही बात जानने के लिए जो असद है हम उसके भी घर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वो रहता है। इसके बाद फिर जो सूर्या है उसके भी घर जाने की कोशिश करेंगे और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस अपराध के पीछे का मोटिव क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की सयाना तहसील का एक गांव लगता है। एक गांव का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम नवाब होता है। नवाब अपने गांव में अपने पिताजी को छोड़ के आ जाते हैं और एक भाई को छोड़ के आ जाते हैं। साथ में उनकी बीवी होती है, 2 बेटे और एक बेटी होती है। वो उत्तर प्रदेश के ही गाज़ियाबाद में खोड़ा थाना क्षेत्र के ही किसी इलाके में किराए पर रहते हैं और किराए पर रहने के बाद फिर अपना मकान कर लेते हैं। अपना मकान करने के बाद ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, फिर उस मकान को भी वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। अभी जो फ़िलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ वो खोड़ा कॉलोनी का ही लोकप्रिय विहार एक जगह लगती है और लोकप्रिय विहार के ही वो ये घर है। इस घर के जो ये जब सामने दिखाई दे रहा है इसकी ऊपर वाली जो मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल पर नवाब अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रह रहा था। लेकिन साल 2022 की बात है, उनकी पहली पत्नी का इंतकाल हो जाता है और पहली पत्नी का इंतकाल होने के बाद पुरानी दिल्ली की रहने वाली एक लड़की से वो दोबारा शादी कर लेते हैं ताकि बच्चों की ठीक ठाक से परवरिश हो सके। बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेते, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है और वो मोड़ आता है 28 मई 2026 की दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास। उनके बेटे जिसका नाम असद होता है, असद ने अपने ही एक दोस्त को कॉल किया और कॉल करने के बाद उसको मौके पर बुलाया और मौके पर बुलाने के बाद ऐसा बताते हैं प्रत्यक्षदर्शी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में लगातार प्रकाशित भी हो रहा है कि क्या तुमने किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। जैसे ही असद ने अपने उस दोस्त से पूछा, दोस्त साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने किसी बकरे को हलाल होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, आज तुम्हें बकरा हलाल होते हुए दिखाते हैं। इतना कहना था। इतना कहने के बाद वो चाकू निकालता है, चाकू निकाल बाद उसको मार देता है। जब लगभग घटनास्थल से 200 मीटर दूर वो पहुंच जाता है, 200 मीटर पहुंचने के बाद फिर से दोबारा बताया जाता है कि हमला किया जाता है। इस हमले में सूर्या चौहान नाम का जो लड़का है जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल के बाद उसको एक निजी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। सूर्या चौहान की मौत होना, इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंच जाता है, पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। हर कोई इस बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। पुलिस FIR दर्ज करती है और FIR दर्ज करने के बाद जो मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम असद होता है, असद का तो एनकाउंटर में वो ढेर कर दिया जाता है। लेकिन उसके जो पिता हैं, उसके जो दोस्त हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी फ़िलहाल इस मामले में ज़्यादातर आरोपी तो सलाखों के पीछे हैं। एक मारा जा चुका है लेकिन एक आरोपी अभी फरार है। ये तो इस घर की कहानी है। अभी इसकी जो डेड बॉडी थी, जो पोस्टमार्टम के बाद असद की डेड बॉडी को किसी ने लेने से इनकार भी कर दिया था। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है, जैसे ही उसके पुश्तैनी गांव जो जहां उसके दादा आज भी रहते हैं, जिनका नाम उमर है, उमर के घर वाले जैसे ही उस बॉडी को लेने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे थे, गाँव के लोग साफ साफ इनकार कर देते हैं कि आप उसकी बॉडी कहीं भी लेके जाइए, लेकिन गाँव में उसका सुपुर्द खाक किसी भी कीमत पर नहीं होगा। परिवार वालों की मजबूरी बन जाती है। हालांकि परिवार में उस गांव के अंदर 4 या 5 ही मुस्लिम परिवार रहते हैं। वो 4-5 मुस्लिम परिवार भी तैयार नहीं होते। फिर उसका सुपुर्द खाक कहाँ होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, जैसे उसकी छोटी बहन है या बड़ा भाई है, वो कहाँ हैं उनके बारे में भी कोई अता पता नहीं है। पिता जेल चला गया है। इसके दूसरी कहानी का जो दूसरा भाग है, जो सूर्या चौहान है, उसके घर पर जाके उसके परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी माँ या उसकी बहन या उसका भाई हमसे बातचीत करे और आगे की कहानी बताए कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। ये बात है साल 2007 की। उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में एक जगह लगती है सुखबाबाद रोड। सुखबाबाद रोड के रहने वाले कौशलेंद्र नाम के एक व्यक्ति, जो कि अपने 2 बेटे, एक बेटी और पत्नी सरोज के साथ दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली यानी कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर एक जगह है खोड़ा, वहाँ का रुख करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि दोनों बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, बेटी को भी अच्छी एजुकेशन दें। और एजुकेशन के लिए उन्होंने एक नौकरी ढूंढी। नौकरी थी सुरक्षा गार्ड की। सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते रहे और करते करते वो बच्चों को भी पढ़ाते रहे, इधर से उधर घूमते रहे। लेकिन ऐसा वक्त आ जाता है उनके साथ कि वो खुद इतने बीमार रहने लगते हैं, शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। और बीमारी होने की वजह से साल 2024 की बात है, उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी, जिनका नाम होता है सरोज पर जिम्मेदारी जाती है।
दो बेटे हैं, एक का नाम यश है, दूसरे का नाम सूर्या है और बेटी का नाम विशाखा होता है। सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा था क्योंकि पति बीमार हो जाते हैं और जो पत्नी है सरोज, वो एक ऐसी टेक्सटाइल कंपनी में काम करती हैं जहां धागे की कटिंग होती है। रुपए मिलते हैं मुश्किल से मुश्किल 7,500 या 8,000 रुपये के आसपास। अब जो बड़ा बेटा है, क्योंकि इतने कम पैसों में पढ़ाई तो हो नहीं सकती, पढ़ाई के लिए फिर बच्चे ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया और कैटरिंग पर काम करना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा आता है, उस दिन बेटे का पैर फिसल जाता है। पैर फिसलने के बाद उसके सर में चोट लग जाती है और जब सर में चोट लगती है तभी वो न जाने क्यों कैसे उसको मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। वो बेटा भी बीमार रहने लगता है। अब बचती है एक बेटी जो स्वस्थ है, बेटी की 2025 में शादी कर दी जाती है और जो सबसे छोटा बेटा है जो कि अभी हाई स्कूल में साल 2026 में उसने अपनी परीक्षा पास की थी। परीक्षा पास करने के बाद वो आगे अपनी माँ का हाथ बढ़ाने के लिए बहुत सारे सपने थे, ख्वाब थे, वो देख रहा था। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे लड़कों से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब दुश्मनी बदल जाती है और दुश्मनी कब उसके कत्ल की कहानी लिख देती है। वाकई अपना अपनी इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। आज मैं उन्हीं माँ के पास बैठा हूँ जिनका नाम सरोज है। मैं आज उन्हीं बहन के पास बैठा हूँ जिनका नाम विशाखा है। मैम, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, ये शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसने आपको पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। ये अभी तक आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे आए थे यहाँ पर, तो बच्चों की पढ़ाई के लेकर क्या बात रही? कितने कितने बच्चे पढ़ पाए, कितने नहीं पढ़ पाए? बड़ा बेटा मेरा हाई स्कूल कर पाया था, तब तक उसकी तबीयत खराब हो गई। लड़की को मैंने इंटर करा दी थी, फिर उनके पापा ख़त्म हो गए, फिर मैंने शादी कर दी। उसके बाद सर छोटा बेटा था जो मैं उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। मुसलमान के कुछ लड़कों ने धोखे से बुला के मेरे बच्चे की चाकू मार के हत्या कर दी। ये जो आपका बेटे ने अभी इसी साल हाई स्कूल किया था? जी हाँ। तो उसके आपको पता है कितने नंबर आए थे, कैसे कैसे नंबर आए थे? आपको पता है बेटा कितने नंबर आए थे? 65% आए थे उसके। यूपी बोर्ड से थे या सीबीएसई बोर्ड से? यूपी बोर्ड से। तो इनकी लड़कों से दोस्ती कैसे हुई उसकी? दोस्ती कुछ नहीं थी भाई, हिंदू मुस्लिम में कोई दोस्ती नहीं होती, बस ऐसे ही रोड चलते बातचीत होती थी बस। ये तारीख है 28 मई 2026, दोपहर के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सूर्या चौहान का, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम असद था। दोस्ती ऐसे ही हो जाती है क्योंकि आसपास में बहुत सारे घर हैं जहाँ मिक्सअप आबादी है। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि लगभग 8 महीने पहले बाइक को लेकर विवाद हो गया था और वो विवाद उसके मन में इतना घर कर जाता है कि उसका बदला वो 28 मई 2026 की दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास लेता है। उसे बुलाता है। बुलाने के बाद जहां हम बैठे हैं, ये घर है, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो जगह थी। उस जगह पर बुलाता है। बुलाने के बाद उसको कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, चाकू निकलता है और उसके पेट में भोंक देता है। ऐसा बताया जाता है कि उस चाकू भी कुछ अजीब किस्म का था। उसको वो अंदर पेट में डालने के बाद उसको घुमाता है। इसी बीच में घर में माँ है जो कि ड्यूटी पर गई हुई है, भाई है जो बीमार रहता है, घर पे पड़ा हुआ था। भाई को जैसे सूचना मिलती है कि वहाँ एसआर हॉस्पिटल है, एसआर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया है, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। लेकिन डॉक्टर लोग साफ इनकार कर देते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं ले सकते। जो दोस्त उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जो घायल अवस्था में उसको लेकर जाते हैं, वो सीधा उनके दिमाग में जितना था उतना आता है और सीधा वो एक प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल है उसमें लेके चले जाते हैं। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में जैसे ही यश यानी कि बड़े भाई को पता चलती है, बड़ा भाई मौके पर पहुंच जाता है। तो वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, आप पहले पुलिस को इतला दीजिए। वो पुलिस को भी इतला देता है और उसको एक सूचना दी जाती है कि आपको 8 यूनिट खून लाना पड़ेगा। अब खून लाने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए। बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार है, हैंड टू माउथ यानी कि मजदूरी करते हैं, इसी हिसाब से इनका भरण पोषण होता है। लेकिन जैसे उसके अंदर हिम्मत थी वैसे हिम्मत जुटाता है, 8 यूनिट खून का इंतजाम भी कर देता है। डॉक्टर से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई को बचाना है। भाई ने फिर माँ को भी सूचना दी, बहन को भी सूचना दी कि भाई के साथ कुछ इस तरह की वारदात हो गई, अब जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुँच जाना। उस 8 यूनिट खून का इंतजाम जरूर हो जाता है। जितना जमा पूंजी थी सब लगा देते हैं। लगाने के बाद बस एक ही कोशिश थी, माँ की भी, बहन की भी, भाई की भी, भाई को बचाना है। लेकिन डॉक्टर लोग अगले ही दिन इनको 29 मई 2026 की दोपहर लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जवाब दे देते हैं क्योंकि हम सूर्या को बचा नहीं सके। ये बताइए, क्या उसे निकालने के लिए वहाँ से जब आपने अपने बेटे को निकालने की कोशिश की तो क्या हॉस्पिटल ने भी 4 लाख रुपये मांगे थे? जी हाँ। ये 24 घंटे में ऐसा क्या इलाज किया जो 4 लाख रुपये? पता नहीं क्या इलाज किया। 4 लाख रुपए पहले
बोले कि 50,000 दो, तो मैंने 50 नहीं, मैंने 25,000 जमा कर दिए। 25 करने के बाद फिर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख रुपया जमा करो। मैंने कि मैं 7-8 हज़ार रुपये कमाने वाली, मैं 1-1.5 लाख मैंने रात भरे मैं रात भरे का पूरा कितना आएगा कि हो जाएगा 4-5 लाख। मैंने 4 लाख में रुपए कहाँ से लाऊंगी? ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं बेच के और ये करवाऊंगी। तब मैंने पुलिस की सहायता ली। फिर हमारी जो रीना भाटी है यहाँ की, वो हमारे वहाँ पे पहुँची, पर हमें पता नहीं था, हमें बच्चा हमारा देखने को नहीं मिला था। पर मेरा बच्चा उस टाइम काम हो गया था मेरे बच्चे का, जैसे हमारे बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वो लोग वेंटिलेटर पर रख के सांसें दिखा रहे थे कि हाँ सही है। हमने मैम से कहा, मैम मेरा बच्चा जब से अंदर गया है, कल 3 बजे से मेरे बच्चे का चेहरा नहीं देखा। मैम बोली कि हम बात करते हैं डॉक्टर से। मैडम ने बात करी, मैडम फिर डॉक्टर के पास गई। मैडम ने देखा, मेरे बड़े लड़के ने देखा, तो मेरा बड़ा लड़का बोला, मैडम को ही बता रहा था कि मैडम बोली क्या कैसे बेटा तबीयत है भाई की तुम्हारे की, तो वो बता रहा था। मुझे सुन के एकदम धक्का लग गया, मैं वहीं पे गिर पड़ी। वो कह रहा था कि सांसें बहुत थम है, 30-8 वो चल रहा है, बीपी चल रहा है। 30-8 बीपी तो समझ लो बिल्कुल वेंटिलेटर पे तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, और आँखों पर टेप लगा दी है। इतनी मैं ना समझ रही हूँ, मेरा आदमी भी चला गया, मैंने इलाज इतना करवाया उसे नहीं बचा पाया। तो ही मैं समझ गई मेरा बच्चा नहीं रहा दुनिया में। मैं एकदम वहाँ पे गिर पड़ी। पर नहीं, रीना भाटी ने मुझे संसाधन दिखाया कि नहीं बेटा सही है, तुम रो मत, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, तुम्हारा बच्चा सही होगा। ऐसे कह के हमें सांत्वना दिला दी और मुझे एक साइड में बैठा दिया, पर मेरे को नहीं बताया कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मेरे को घर भेज दिया, जाकि तुम घर जाओ, नहा धो के खा पी के आना। मुझे घर भेज दिया। मैं आई, मैं नहाई, मैंने अपने भगवान जी की पूजा की, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मुझे क्या पता मेरा बच्चा मृत्यु पड़ा है। उसके बाद मैं गई और मीडिया वाले सारे वही दुआई मांग रहे थे कि मिट्टी बाद में आएगी, मिट्टी बाद में आएगी, पहले इंसाफ मिलेगा। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे को किसी ने बताया नहीं। इस प्रकार हमने हॉस्पिटल से मिट्टी अपनी निकाली। जब मीडिया वालों ने सबने मेरा साथ दिया, पुलिस डिपार्टमेंट ने साथ दिया, तब मेरी मिट्टी बाहर थी। वो मिट्टी भी नहीं दे रहे थे, वो पैसा का लालच था पहला। मेरे मरे हुए बच्चे का 4 लाख रुपया लेना चाहते थे सर। अभी सरकार की तरफ से क्या क्या मदद हुई आपकी? सरकार हमारी सब मदद कर रही है। मुझे नौकरी देने का वायदा किया है, और कैश भी जैसे आर्थिक वो भी कर रही है। और क्या किया, तो मेरा बड़ा बेटा है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, उसके लिए जैसे सोसाइटी वो मांगी हमने देख रेख के लिए। और क्या कहते हैं, उससे बड़े वाले बेटे को क्या बीमारी है? बड़े वाले बेटे को दौरे पड़ते हैं। तो ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो होगी नहीं? अगर इसका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो, तो अगर गवर्नमेंट इंतज़ाम कर दे, जैसे क्या एम्स में हो जाता है या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में, तो आप इस बात की मांग क्यों नहीं करती हो ताकि बेटा स्वस्थ हो जाएगा? मैंने बोला तो मैंने कि दौड़े पड़ते हैं ऐसे, तो उन्होंने कही चलो देखते हैं, हम इसका भी करवाते हैं। बोला है हमने सरकार से। और हमारे सिर पर छत नहीं है, मैं रेंज पर रहती हूँ, मैंने इसकी भी डिमांड की है, तो उन्होंने बोला है इसकी भी तुम्हारे वो करेंगे। तो आवास की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था। हाँ। अच्छा। बहन, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी ने वो योगी आदित्यनाथ ने हमारी एक चीज़ तो पूरी कर दी कि उसके मुख्य आरोपी को तो इनकाउंटर कर दिया है, बट जो भी 6 आरोपी बचे हैं उनको भी इनकाउंटर करवाओ सर जी, और उनके घर को ध्वस्त करवाओ। जितने भी उनके घर हैं, यहाँ हो या फिर गांव में हो, उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जाए। मेरी बस यही मांग है। परिवार की अभी कई मांगे हैं, जैसे छोटे वाले बेटा तो गया है इस दुनिया से, लेकिन जो बड़ा बेटा है, जो स्वास्थ्य रूप से बीमार रहता है, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसकी एक अच्छी से हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। की मांग है कि ये बहुत लंबे समय से, पूरी ज़िंदगी इनकी लगभग 19 साल से यहाँ किराए पे ही खोड़ा में कभी कहीं रह रहे हैं।
एक माँ जो 7,500-8 हज़ार रुपये महीना कमाती हो और जो लगभग 3,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से घर का किराया भी देती हो और ऐसी स्थिति में वो पूरा घर भी खर्च भी चलाती हो, तो ये कितना मुश्किल काम हो सकता है। ऐसे में अगर रोज़गार की व्यवस्था हो जाए तो ये भी अपना आप में एक बड़ी मदद हो सकती है। तो हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि बेटे का कम से कम इलाज हो जाए तो इनका बेटा वो जो बड़ा है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। असद के परिवार से जाकर मिलने की कोशिश की, लेकिन उस घर में ताला लगा हुआ है। फिलहाल उस घर में कोई रहता ही नहीं है। ये असद के का तो एनकाउंटर हो चुका है। उसके पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसके जो साथी हैं उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उधर जो उसकी सूर्या है, सूर्या की माँ से भी मुलाकात होती है, उसकी बहन से मुलाकात होती है, उसके भाई से भी मुलाकात होती है, लेकिन इस घटना के पीछे का असली मोटिव क्या था वो नज़र नहीं आया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।